3 जुलाई 1999 पटना। एक साधारण दिन, लेकिन इस दिन की सुबह ने बिहार की सियासत और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। एक कार के अंदर दो नौजवानों की लाशें अर्धनग्न हालत में, एक विधायक के बंगले के गैराज में। यह कहानी है शिल्पी जैन और गौतम सिंह की, जिनकी मौत ने न केवल उनके परिवारों को तोड़ा, बल्कि बिहार के जंगल राज की काली सच्चाई को भी उजागर कर दिया। शिल्पी जैन पटना की एक होनहार, खूबसूरत और जिंदा दिल लड़की थी। कमला स्टोर्स के मालिक उज्जवल कुमार जैन की बेटी। वह पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा थी। उसकी मुस्कान और बुद्धिमत्ता ने उसे अपने दोस्तों और परिवार में खास बना दिया था। कहा जाता है कि वह मिस पटना भी रह चुकी थी, एक ऐसी युवती जिसके सामने आसमान छूने को तैयार थे। दूसरी ओर गौतम सिंह एक लंदन बेस्ड डॉक्टर बीएन सिंह के बेटे थे। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की युवा शाखा से जुड़े गौतम सत्ताधारी दल के विधायक साधु यादव के करीबी थे और उनके साथ सिल्वर ओक रेस्तरां में साझेदारी भी करते थे। शिल्पी और गौतम के बीच प्रेम की कहानी थी। ऐसा माना जाता है दो दिल जो एक दूसरे के लिए धड़कते थे, लेकिन उनकी यह प्रेम कहानी एक भयावह त्रासदी में बदल गई। क्या यह प्रेम कहानी ही उनकी मौत का कारण बना? 3 जुलाई 1999 की सुबह पटना के एक फ्रेजर रोड पर स्थित विधायक कार्टर नंबर 12 के गैराज में एक सफ़ेद मारुति जैन कार में दो लाशें मिली। कार का शीशा धुंधला, दरवाजे बंद और गैराज का ताला भीतर से बंद। शिल्पी और गौतम की लाशें अर्धनग्न हालत में थीं। शिल्पी ने गौतम की शर्ट पहनी थी, जबकि गौतम पूरी तरह नग्न अवस्था में था। यह दृश्य इतना भयावह था कि इसे देखने वालों की रूह कांप गई। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली थी जांच की शुरुआत। पुलिस को बुलाए जाने से पहले ही विधायक साधु यादव के समर्थक मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गैराज खोला, कार को छुआ और सबूतों को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब पुलिस पहुंची तो कार को एक कांस्टेबल ने टो करने के बजाय ड्राइव करके थाने ले गया, जिससे स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स का कोई सबूत नहीं बचा। यह सवाल उठता है, इतनी जल्दीबाजी क्यों, और विधायक के समर्थक वहां पहले कैसे पहुंच गए? क्या यह सबूतों को मिटाने की साजिश थी? पुलिस ने शुरुआत में ही बिना किसी पोस्टमार्टम या विसरा रिपोर्ट के इसे आत्महत्या करार दे दिया। उनकी थ्योरी थी कि शिल्पी और गौतम ने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के जरिए आत्महत्या की, लेकिन यह थ्योरी कोई सवाल खड़े कर जाती है। गैराज का ताला भीतर से बंद था और चाबी गायब थी। फिर पुलिस को बुलाने वाला व्यक्ति लाशों के बारे में पहले से कैसे जानता था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह आत्महत्या थी तो शिल्पी और गौतम के कपड़े क्यों उतारे गए थे? जांच में कई खामियां सामने आईं। गौतम का शव बिना परिवार की अनुमति के जल्दबाजी में दाह संस्कार कर दिया गया। शिल्पी के परिवार ने 6 दिन बाद इसे हत्या का मामला बताया, लेकिन तब तक कई सबूत नष्ट हो चुके थे। डीएनए और मेडिकल रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, शिल्पी के साथ एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार हुआ था। फिर भी इन व्यक्तियों की पहचान कभी उजागर नहीं हुई। क्या यह सत्ताधारी दल के दबाव का नतीजा था? यह मामला सिर्फ एक हत्या की गुत्थी नहीं था, यह उस समय के बिहार के जंगल राज का प्रतीक बन गया। उस समय बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी, जो कि लालू यादव की पत्नी हैं, और साधु यादव, जो लालू प्रसाद यादव के साले थे, एक दबंग नेता के रूप में जाने जाते थे। शिल्पी गौतम हत्याकांड के तार सीधे साधु यादव से जुड़ रहे थे, क्योंकि लाशें उनके बंगले के गैराज में मिली थीं। सवाल उठा, क्या साधु यादव इस मामले में शामिल थे? और अगर नहीं,
तो उनके समर्थकों ने सबूत क्यों नष्ट किए? सितंबर 1999 में जनता के गुस्से और सियासी दबाव के चलते मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन सीबीआई की जांच भी सवालों के घेरे में रही। 4 साल बाद 2003 में सीबीआई ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में इसे दोहरी आत्महत्या करार दिया। शिल्पी के पिता उज्जवल जैन और मां नीरा जैन ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। पिता ने कहा, सीबीआई की विश्वसनीयता अब संदिग्ध हो चुकी है। उनकी शिकायत थी कि सीबीआई ने सबूतों को ठीक से इकट्ठा नहीं किया और जांच को जानबूझकर लटकाया गया। 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, शिल्पी के भाई प्रशांत जैन ने इस मामले को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन उनकी हिम्मत की कीमत उन्हें भारी पड़ी। प्रशांत का उनके घर के बाहर से अपहरण कर लिया गया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन इस घटना ने शिल्पी के परिवार को और डरा दिया। इस अपहरण के पीछे कौन था? क्या यह उन्हें चुप कराने की साजिश थी? इस सवाल का जवाब भी आज तक नहीं मिला। कहानी में एक और मोड़ तब आया जब कुछ सूत्रों ने दावा किया कि 2 जुलाई सन 1999 को शिल्पी अपने कंप्यूटर क्लास के लिए निकली थी। रास्ते में एक कार ने उसका पीछा किया और उसे वॉल्मी गेट हाउस ले जाया गया, जहां उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ। गौतम को जब इसकी भनक लगी तो वह गेस्ट हाउस पहुंचा, लेकिन वहां क्या हुआ यह रहस्य बनकर रह गया। पुलिस की जांच में यह सिद्धांत कभी शामिल नहीं हुआ। शायद सत्ताधारी दल के दबाव का कारण था ये। सीबीआई ने जांच शुरू की तो उन्होंने उस विधायक के सीमेन और ब्लड सैंपल मांगे जिस पर संदेह था, लेकिन विधायक ने सैंपल देने से इनकार कर दिया। यह इनकार अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अगर कोई निर्दोष है तो वह जांच में सहयोग करने से क्यों कतराएगा? यह मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं था, यह बिहार की उस समय की सियासत और समाज का आईना था। 1990 के दशक में बिहार को जंगल राज कहा जाता था, जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। शक्तिशाली लोग कानून से ऊपर थे और आम आदमी की आवाज़ दबा दी जाती थी। शिल्पी गौतम हत्याकांड इस बात का जीता जागता सबूत था कि सत्ता के गलियारों में कितना अंधेरा था। वेब सीरीज महारानी 2 ने इस मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया। पहले एपिसोड में एक बलात्कार और हत्या का दृश्य जो शिल्पी गौतम हत्याकांड से प्रेरित था, ने दर्शकों को झकझोर दिया। इस सीरीज़ ने उस समय की सियासत और अपराध के गठजोड़ को उजागर किया, जिसने बिहार को बदनाम किया और ऐसे सुंदर और अच्छे राज्य का नाम काफ़ी हद तक खराब किया। शिल्पी और गौतम की मौत को 26 साल बीत चुके हैं, लेकिन यह मामला आज भी अनसुलझा है। सीबीआई के आत्महत्या की थ्योरी को ना तो शिल्पी का परिवार मानता है और ना ही बिहार की जनता। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जो उस समय इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रही थी, ने भी सीबीआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। बीजेपी नेता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने कहा कि सबूतों को नष्ट करने में स्थानीय पुलिस और सीबीआई दोनों की मिलीभगत थी। शिल्पी के परिवार का दर्द आज भी ताज़ा है। उनकी मां नीरा जैन ने कहा था, अब केवल भगवान ही इंसाफ करेंगे। यह एक मां की पुकार थी जिसकी बेटी को न केवल उसकी ज़िंदगी से बल्कि इंसाफ से भी वंचित कर दिया गया। शिल्पी गौतम हत्याकांड बिहार के इतिहास में काला अध्याय है। यह एक ऐसी कहानी है जो सत्ता, अपराध और भ्रष्टाचार के गठजोड़ को उजागर करती है। यह एक चेतावनी है कि जब सत्ता कानून से बड़ी हो जाती है तो आम इंसान का इंसाफ एक दूर का सपना बन जाता है। शिल्पी और गौतम
आज हमारे बीच भले ही नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच के लिए लड़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या शिल्पी और गौतम ने सचमुच आत्महत्या की थी, या उनकी हत्या के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी? क्या साधु यादव या अन्य सत्ताधारी नेताओं का इसमें हाथ था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मामले का सच कभी सामने आ पाएगा? इन सवालों के जवाब शायद समय के गर्भ में छिपे हुए हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है, शिल्पी और गौतम की आत्माएं आज भी इंसाफ की राह देख रही हैं। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो ये मित्रों? अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे इन दो निर्दोष लोगों को इंसाफ मिले और राजनीति में ऐसे गुंडों को उनकी सज़ा मिले जो वो डिज़र्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फिर से बोल रहे हैं, कमेंट में अपनी राय दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, जिससे आप हमारी आने वाली हर लेटेस्ट क्राइम वीडियो को मिस ना करें। क्या आप भी मानते हैं कि इस मामले में इंसाफ नहीं हुआ? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दें। फिर आपके सामने हम आएंगे एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।